चुका है और ये आईपीओ उन लोगों के लिए बेस्ट है जो रियल एस्टेट में बिलीव करते हैं और चाहते हैं कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है। कंपनी बेसिकली रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंपनी का नाम है सूरज एस्टेट डेवलपर्स लिमिटेड। अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, कितने % चांसेस है गेन के, सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को सभी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये कंपनी है क्या। कंपनी है 1986 में स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद इन्होंने रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट किया, लेकिन इनकी सारी सर्विसेज इन हाउस नहीं होती हैं। ये 100% थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है। अब थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है, मैं इसको छोटा सा डिसएडवांटेज भी मान सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर वो 100% ही थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट और वहां से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कंपनी को लॉस हो सकता है। अगर वहीं पर उसी साइड पर मैं इनके प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उन्होंने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। 42 प्रोजेक्ट्स अब तक कर चुके हैं। वहीं इनके 13 प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग हैं, 16 प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं। तो आप सोच सकते हो कि प्रोजेक्ट्स के मामले में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। वहीं अगर मैं कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो उन्होंने काफी बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स के लिए हेडक्वार्टर्स बनाए हैं, जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरीके से काफी कमर्शियल बैंक्स के लिए इन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाए हैं। साथ में अगर बात की जाए, मार्केट में कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। जैसे कि हर कंपनी के कुछ पॉजिटिव होते हैं तो हर कंपनी के कुछ नेगेटिव भी होते हैं, तो इस कंपनी में कुछ रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क तो यहाँ पर ये है कि सूरज एस्टेट के पास 216 ऐसे यूनिट्स हैं जो अनसोल्ड हैं, अभी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में। उनको इसे बेचने में यानी कि सेल करने में काफी ज्यादा फेलियर फेस करना पड़ा और ये इनके बिजनेस पर एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर सकता है और एक इसका बड़ा असर हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन पर भी देख सकते हैं। अब मैं अगर बात करूं 31 अक्टूबर 2023 की, तो कंपनी के पास 16 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, बट ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए भी इनको अप्रूवल चाहिए होगा, जो कि अभी तक नहीं मिला है। और अप्रूवल इसलिए भी नहीं मिल रहा क्योंकि मीटिंग्स में डिले हो रहा है, रीस्केड्यूल हो रही है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में भी ये सारी प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि इनके प्रोजेक्ट्स कैंसिल भी हो सकते हैं और रिजल्ट में हम बिजनेस में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ आईपीओ की डिटेल्स जान लेते हैं। अब आपको स्क्रीन पर आईपीओ की डिटेल्स दिख रही होंगी। अगर मैं आईपीओ की डेट बताऊं तो 18 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 20 दिसंबर तक चलेगा, मतलब 3 दिन का ही है। और उसके बाद अगर मैं फेस वैल्यू की बात करूं, उन्होंने पर शेयर 5 रुपीज रखा है। प्राइस बैंड 340 to 360 रुपीज है। वहीं लॉट साइज उन्होंने 41 शेयर्स दिखाई, यानी कि अगर आप एक लॉट खरीदते हो तो उसमें 41 शेयर्स आएंगे। टोटल इशू साइज इनका 400 करोड़ है। ये छोटा आईपीओ है, ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, बट स्टिल इसमें सारे फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे ही किया जाएगा। अब एक बार आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। आईपीओ की ओपन डेट रहेगी 18 दिसंबर, क्लोजिंग डेट है 20 दिसंबर। अलॉटमेंट की बात की जाए तो 21 दिसंबर को अलॉटमेंट किए जाएंगे। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको 22 दिसंबर तक रिफंड आ जाएगा। अलॉटमेंट हो जाता है तो आपकी डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 22 दिसंबर तक। लिस्टिंग डेट है इसकी 26 दिसंबर, यानी कि 26 दिसंबर से इसमें कोई भी ट्रेड कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब आपने ये देखा कि इसका टोटल इशू साइज कम है, लेकिन यहाँ पर ना आपको अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो टोटल रिजर्वेशन किया है फॉर रिटेलर्स वो 35% किया है। वहीं एचएनआई के लिए सिर्फ 15% किया है और क्यूआईबी की बात करूं तो 50% रिजर्वेशन है, बट रिटेलर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा ज्यादा रिजर्वेशन रखा गया है। डॉम से कंपेयर करूं तो वहां पर बहुत कम था, यानी कि सिर्फ 10% था। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। डॉम्स में अलॉटमेंट के चांसेस काफी कम थे, तो यहाँ पर ना आपको एक बेनिफिट जरूर मिल सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि लॉट साइज क्या रहेगा। रिटेलर की बात करूं तो मिनिमम 1 लॉट लेना पड़ेगा, जिसमें 41 शेयर्स हैं। अमाउंट इसका रहेगा 14,760। रिटेल जैसे कि मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते लॉट्स, तो उसमें 13 लॉट्स रखे गए हैं। 533 शेयर्स हैं। अमाउंट रहेगा 1,91,880। वहीं एचएनआई की बात करूं तो लॉट्स मिनिमम 14 उनको लेने पड़ेंगे। शेयर्स 574 हैं उसमें। इसका अमाउंट रहेगा 2,06,640 रुपीज। वहीं अगर मैं बिग कैटेगरी की बात करूं तो 68 लॉट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें शेयर्स होंगे 2,788। इसका टोटल अमाउंट होगा 1,03,680 रुपीज। वहीं अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूं तो प्रमोटर का प्री इशू शेयर होल्डिंग 100% था।
अब उसे सिर्फ 74.95% ही रह जाएगा पोस्ट इशू। अब जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं या किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो क्या हम सिर्फ ये देख के अप्लाई कर देते हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है? नहीं, हमें उसकी सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब मैं आपको इस कंपनी की कुछ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी दे देती हूँ, जैसे कि एसेट्स क्या है, क्या प्रॉफिट रहता है, क्या डेट में है और इसका मार्केट कैप क्या है। अगर एसेट्स की बात करूं तो 2021 में 792 करोड़ के एसेट्स थे, वही जंप होकर अब 2023 में 994 हो चुके हैं। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ कंपनी ग्रो जरूर कर रही है। अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो 244 करोड़ का रेवेन्यू था, वही अगर सिर्फ मार्च 2023 तक बात करूं तो 307 करोड़ है, जो कि एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है। अब जून में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा होगा क्योंकि ये सिर्फ जून तक का ही डेटा है। अब प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट भी काफी इंक्रीज हुआ है। 2021 में सिर्फ 6 करोड़ था, वही अब 2023 में 14 करोड़ हो गए। मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप भी इसका सही है, 1597 करोड़ का मार्केट कैप है। डेट अगर देखा जाए तो अभी 8.31 का रेशियो है, जो कि ज्यादा है। मार्केट में कंपनी को अभी काम करना पड़ेगा डेट पे। और साथ में अगर बात की जाए RONW पर, वो भी 58.18% है, मिनिमम 20% होना चाहिए। तो इसको भी हम वैल्यूएट कर सकते हैं कि मार्केट में काम ठीक कर रहा है। अब अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, तो वो मार्केट में काफी ज्यादा कम है, सिर्फ 51 रुपीज है। और यहाँ पर ना गेन के चांसेस सिर्फ 14% ही हैं। तो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो 2 क्राइटेरिया आपको जरूर चेक करनी है कि जब आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो तो उस टाइम पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और जिस दिन आईपीओ की ओपनिंग डेट है उससे 2 दिन तक एटलीस्ट आपको वेट करना है, जैसे कि आप ये देख सको कि वहां पर कितने ज्यादा सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओवर सब्सक्राइब होने के चांसेस हैं, इन दैट सिचुएशन ये आपको आईपीओ में अप्लाई करना है। या फिर आप ये भी देख सकते हो कि वहां पर ग्रे मार्केट प्रीमियम कितनी तेजी से इंक्रीज हो रहा है। यही सारे क्राइटेरिया से आपको डिसीजन लेना चाहिए। सिर्फ एक चीज देख के आपको नहीं डिसीजन लेना चाहिए कि रियल एस्टेट की कंपनी है तो हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप सारे क्राइटेरिया चेक करोगे तभी आपको एक अच्छा आईपीओ मिलेगा। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो ना, तो जो बेकार आईपीओ होते हैं जिसमें सब्सक्रिप्शन के चांसेस ही नहीं होते, उसमें बहुत ईजी अलॉटमेंट मिल जाता है। लेकिन आपको अगर ऐसे आईपीओ में इन्वेस्ट करना है जहां पर आपको एक अच्छा गेन मिल सके, तो आपको सारी चीजें चेक जरूर करनी होगी। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो, रेफर एंड अर्निंग भी कर सकते हो। इस वीडियो को सभी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आईपीओ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। कमेंट करके जरूर बता देना कि आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हो या फिर नहीं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।